हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DEET PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज़ में आज की हमारी वीडियो है। इसमें मैं भी आगे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाली हूँ। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अगर किसी ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट पड़ी है इस चैनल पर जिसमें DEET के MCQs की काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जिन्हें आपको देखना है। देखिए, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस नॉवल ऑफ आनंद। ठीक है, मुल्क राज आनंद की बात हो रही है यहाँ पर। दिस नॉवल ऑफ आनंद मतलब आनंद जी का एक नॉवल है। प्रेजेंट्स द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द इंडेंटर लेबरर्स इन Assam tea plantation. Gangu with his wife Sajni and daughter Leela goes to the tent plantation. There Reggie Hunt is attracted towards Lennon, who runs to the hut. When she is followed, Gangu comes out and becomes the victim of the fire of Reggie. The novel referred here is. ये बेसिकली किस नॉवल की स्टोरी है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर अनटचेबल 1935, द कुली 1936, टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937, द विलेज 1939। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो आप देखिए, अगर आपको कैरेक्टर्स के नेम पता है कि नॉवल के किस पर्टिकुलर नॉवल में ये कैरेक्टर्स हैं, गंगू, सजनी, लीला, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। इसका क्या होगा राइट आंसर? और आसाम की स्टोरी है ये, उससे भी आप ध्यान कर सकते हैं। मुल्क राज आनंद जी का कौन सा नॉवल है ये? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937। मूविंग टू द नेक्स्ट, Anand founded the Progressive Writers Association for Indians under the guidance of. देखिए आनंद जी ने फाउंड की थी क्या? द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन फॉर इंडियंस अंडर द गाइडेंस ऑफ। किसके गाइडेंस में ये इन्होंने फाउंड की थी या फिर इस्टेब्लिश की थी एक तरीके से? ऑप्शंस हैं राजा राव, नारायण, साजिद जहीर या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन फॉर इंडियन। यस, ये इन्होंने अंडर द गाइडेंस ऑफ साजिद जहीर, ठीक है, इनके गाइडेंस में इसे फाउंड किया था। नेक्स्ट, हु अपोज द मिस्टिकल पोइट्री ऑफ सर अरविंदो ऑन अकाउंट ऑफ द एशियाटिक वेग इमेंसिटीज ऑफ द मिस्टिक एंड कंफ्यूजन बिटवीन आर्ट एंड आइडियोलॉजी। ऑप्शंस आर जयंत महापात्रा, नसीम एज़िकिल, कमला दास, ए.के. रामानुजन। What is the correct answer? क्या होगा इसका राइट आंसर? Who opposed the mystical poetry of Sir Aurobindo on account of the Asiatic vague immensities of the mystic and confusion between art and ideology? तो कौन अपोज में है इसके? इसका जो राइट आंसर है वो है नसीम एज़िकिल। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉस्ट पोएम्स आर ल्यूसिड एंड सिंपल, दे आर रिटन इन। वो किस डायलेक्ट में लिखी गई हैं? जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स हैं वो ल्यूसिड हैं एंड सिंपल हैं। दे आर रिटन इन, किस डायलेक्ट में उन्हें लिखा गया है? ऑप्शंस आर अमेरिकन डायलेक्ट, न्यू अमेरिकन डायलेक्ट, न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। फ्रॉस्ट ने अपनी पोएम्स किस डायलेक्ट में लिखी हैं? यस, न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट,
देखिए, फ्रॉस्ट गॉट Pulitzer Prize in 1924 for New Hampshire, in 1931 for collected poems, in 1937 for a further range. He got the prize for the fourth time in 1943. देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलिट्जर प्राइज 4 बार मिलता है, 4 टाइम्स ये ही गॉट पुलिट्जर प्राइज। और इसमें बताया गया है कि 3 टाइम्स किस किस चीज़ के लिए मिला है। पहला पुलिट्जर प्राइज जो मिला है 1924 में वो न्यू हैम्पशायर के लिए मिला है। 1931 का जो पुलिट्जर प्राइज़ है इन्हें कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला है। और 1937 का जो पुलिट्जर प्राइज़ है वो आ फर्दर रेंज के लिए मिला है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो है 1943 में जो पुलिट्जर प्राइज़ मिला इन्हें 4th टाइम, वो किस वर्क के लिए मिला। ऑप्शंस आर अ विटनेस ट्री, वेस्ट रनिंग ब्रूक, अ बॉयज विल, या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। What is the correct answer? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आ विटनेस ट्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, लीव्स ऑफ ग्रास अपीयर्ड इन, ये कब आता है वर्क? द लीव्स ऑफ ग्रास, माफ कीजिए ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ग्रास ही है, लीव्स ऑफ ग्रास। ऑप्शंस आर 4th जुलाई 1855, 5th जुलाई 1855, 6th जुलाई 1855। देखिए कितने करीब वाले ऑप्शंस यहाँ पर गिवन हैं। आपको डेट पता करनी है, ईयर पहले से गिवन है कि 1855 में अपीयर होता है, लेकिन किस डेट को, और जुलाई मंथ है ये भी फिक्स कर दिया गया है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? 5 जुलाई या फिर 6 जुलाई या फिर 4 जुलाई? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4th जुलाई 1855। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर मैचिंग से क्वेश्चन है। देखिए, स्टार्टिंग में राइटर्स के नेम गिवन है, एलियट, मुल्कराज आनंद, निसी मैजिकल और फ्रॉस्ट, और आगे इनके वर्क गिवन है। जैसे ए पार्ट में दिया है द सेक्रेड वुड, 7 समर्स, स्लीव वॉकर्स, फायर एंड आइस। तो इन्हें मैच करना है। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ए है, 1 को डी से मैच किया है इन्होंने, थोड़ा और अब आपको क्लियरली विजिबल होगा। देखिए, क्या इलियट ने फायर एंड आइस लिखा है? इलियट का कौन सा वर्क है इनमें से, या फिर मुल्कराज आनंद जी का कौन सा वर्क है, फ्रॉस्ट का कौन सा है, निसी मैजिकल का कौन सा है? देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुल्कराज आनंद जी के वर्क की बात करें तो मुल्कराज आनंद जी का जो वर्क है वो है 7 समर्स, ठीक है। और इलियट का जो वर्क है वो है द सेक्रेड वुड। निसी मैजिकल का वर्क है स्लीव वॉकर, एंड फायर एंड आइस ये वर्क जो है वो फ्रॉस्ट का है, ठीक है। तो मतलब सीधे सीधे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विच नॉवल ऑफ हेमिंगवे इज पॉस्टमसली पब्लिश्ड अकाउंट ऑफ हिज अर्ली पेरिस डेज? Options are To Have and Have Not 1937, For Whom the Bell Tolls 1940, Across the River and Into the Trees 1950 या फिर A Movable Feast 1964. What is the correct answer? हेमिंगवे का वो कौन सा नोवेल है जो पब्लिश्ड कब होता है? पॉस्टमसली। पॉस्टमसली का मतलब होता है हेमिंगवे की डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। अकाउंट ऑफ हिज अर्ली पेरिस डेज, और किस बारे में था? उनके अर्ली पेरिस डेज के विषय में। तो किस वर्क के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
Yes, the right answer is A Movable Feast, 1964. Next is Men at War, 1942 is an anthology of war stories chosen and introduced by Hemingway on an idea suggested by. Options are, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है, विलियम कॉजलेंको, एंडरसन, फॉकनर या फिर नन ऑफ दीज. क्या होगा इसका राइट आंसर? मैन एट वार 1942 में आता है ये वर्क. मैन एट वार इज एन एंथोलॉजी ऑफ वार स्टोरीज चूजन एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय हेमिंगवे ऑन एन आइडिया सजेस्टेड बाय. ये एक आइडिया पे बेस्ड था और वो सजेस्ट किसने किया था? विलियम कॉन्जलेंको, एंडरसन, फॉकनर. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है विलियम कॉजलेंको. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. रॉबर्ट कोहन, जैको वार्नर्स एंड लेडी ब्रैट एस्ले आर दी कैरेक्टर इन. ये कैरेक्टर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? वर्क्स आर इन आर टाइम्स, टू हैव एंड हैव नॉट, द सन आल्सो राइजेस, नन ऑफ दीज. तो बताइए ऊपर के तीन ऑप्शंस में से बताना है कि ये कैरेक्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं. रॉबर्ट कोहन, जैकोब वार्न्स एंड लेडी ब्रैट एस्ले. These characters are related to which novel? सोचिए, आंसर कीजिए. Yes, these are related to Sun Also Rises. Option number C is the correct answer. Next, in the Old Man and the Sea, Santiago is. Old Man and the Sea जो वर्क है इसमें सैंटियागो कौन है? A Nigerian fisherman, an Irish fisherman, a Cuban fisherman या फिर none of these. बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सैंटियागो एक कैरेक्टर है और फिशरमैन है ये डेफिनेटली, लेकिन कहाँ से बिलोंग करता है ये आपको बताना है. नाइजीरियन है, आयरिश है या फिर क्यूबियन है. सोचिए, आंसर कीजिए. Yes, he is a Cuban fisherman. Okay, option number C is the right answer. Next is Santiago had not caught a single fish for. मतलब लगभग कितने दिनों तक सैंटियागो एक भी फिश नहीं पकड़ पाया था? 80 डेज, 81 डेज, 83 डेज या फिर 84 डेज. क्या होगा इसका राइट आंसर? और बहुत ही सिंपल है, जिसने भी ये स्टोरी पढ़ी है वो आसानी से इसका आंसर कर लेगा. यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 84 डेज. नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स डिड फॉकनर विन द पुलित्जर प्राइज. फॉकनर ने कितनी बार पुलित्जर प्राइज को विन किया, जीता? ओनली वंस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स. ये भी सिंपल ही है. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसका जो राइट आंसर है वो है 2 टाइम्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, फॉकनर कौन थे? अ प्यूरिटन, एन एल्कोहलिक, अ वुमनाइजर, नन ऑफ दीज. तो इनकी पहचान क्या मानी जाती है बताइए? एक प्यूरिटन है, एन एल्कोहलिक है या फिर अ वुमनाइजर है. और डी ऑप्शन में आप लगा लीजिए ऑल ऑफ दीज. अब बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. फॉकनर इज एन, ये फॉकनर वॉज. Yes, Faulkner was an alcoholic. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. एक एल्कोहलिक होते हैं. नेक्स्ट, जेसन लेक्रेगस कॉम्पसन थर्ड, क्वांटिन कॉम्पसन, जेसन, डेल्से गिब्सन एंड बेंजामिन बेंजी
कॉम्सन, अपीयर्ड इन। ये सारे कैरेक्टर्स आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल ही अलग है, हैमलेट में तो ये कैरेक्टर है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं रेक्विन फॉर अ नन। नेक्स्ट इज अ फेबल, द साउंड ऑफ फ्यूरी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? एक तो हमने पहले कट कर दिया। इन तीन ऑप्शंस में से फाइंड आउट कीजिए कि ये सारे कैरेक्टर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। जेसन लेक्रिगस कॉम्सन थर्ड, और क्वांटिन कॉम्सन जेसन, और डेल्से गिब्सन एंड बेंजामिन बेंजी कॉम्सन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है द साउंड एंड द फ्यूरी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन इज करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे देखिए मैचिंग से क्वेश्चन है और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। जैसे विटमैन की बर्थ डेट भी दी गई है और डेथ की डेट भी दी गई है, इसी तरीके से सबकी दी गई है। विटमैन 31 मई 1819 टू 26 मार्च 1892। हेमिंगवे 21 जुलाई 1899 टू 2 जुलाई 1961। फॉकनर September 25th 1897 to July 6th 1962. Next is Wordsworth, April 7th 1772 23rd April 1850। तो ये तो देखो बिल्कुल करेक्ट है। वर्ड्सवर्थ की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ सबको पता होती है। बाकी तीन में भी आप देख सकते हैं कि कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड है। तो एक तो हमें पता चल गया कि ये वाला करेक्टली मैच्ड है फर्स्ट, अगर फोर्थ। तो अगर आप फोर्थ से भी अंदाजा लगाओगे तो बाकी के जो दो ऑप्शन हैं इन्हें आप कट कर सकते हो आसानी से। अभी इनमें देख सकते हो आप कि कौन सा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सभी की जो मैच की गई है ये मैचिंग सभी की करेक्ट है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट, सर बिडीवर फिगर्स इन द पोएम। सर बिडीवर जो होते हैं ये किस पोएम में हमें देखने को मिलते हैं? ऑप्शंस हैं मॉड डी अर्थर, द प्रिंसेस, लॉक्सले हॉल या फिर जीन आइडल जीन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। सर बिडीवर। यस, द राइट आंसर इज मॉड डी अर्थर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु वाज मैकियावेली। मैकियावेली कौन था? ऑप्शंस आर अ फ्लोरेंटाइन स्टेट्समैन, एन अमेरिकन स्टेट्समैन या फिर एन इटालियन स्टेट्समैन, अ फ्रेंच स्टेट्समैन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Who was Machiavelli? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है एन इटालियन स्टेट्समैन। ओके, मैकियावेली वाज एन इटालियन statesman. Next is, in this poem, the poet explores the qualities of beauty and the human response to it. He focuses on the spirit, the abstract ideal. The real beauty is in the human exploration of creativity and imagination. The ability to perceive beauty and truth in experience is itself an experience. Next लिखा है per excellence. The human mind remains at work. The ability to know makes each person like his intellectual potential. Lines like every form containing thee, whom spirit far thy spells did bind, to fear himself and love all humankind, appear in this poem. This poem is
देखिए ये सारी जो लाइंस हैं ये एक पोएम में अपीयर होती हैं, उस पोएम का नेम बताना है और किसकी पोएम है। ऑप्शंस हैं कीट्स ओड टू साइकी, शैलीज हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, टेनिसन्स इन मेमोरियम या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। ये लाइंस किस पोएम से हैं? तो ये बेसिकली लाइंस हैं शैली की हिम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से। जैसा कि आप पढ़ के भी कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होगे, ब्यूटी के बारे में ज़्यादा बात की गई, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, तो उसी से आप रिलेट कर सकते हो शैलीज हिम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। नेक्स्ट इज night after night I record predictions that never come to pass, professions that are never fulfilled, explanations that are only meant to mystify. The excerpt is from the pen of a novelist who started as a reporter on the Mirror of the Parliament. Name the novel and the novelist. अब यहाँ पे novelist का नेम भी बताना है और novel का नेम भी बताना है। ऊपर जो abstract दिया गया है इसको पढ़ना है ध्यान से और बताना है कि किसका है। ऑप्शंस आर चार्ल्स डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड, हार्डीज, जूड दी ऑब्सक्यूर, फिर लॉरेंस सन्स एंड लवर्स या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Night after night I record prediction that never comes to pass, professions that are never fulfilled और explanation that are only meant to mystify। ये जो एक्सर्ट लिया गया है वो डेविड कॉपरफील्ड से है जिसके राइटर हैं चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज ओल्ड पोजियम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स इज अ कलेक्शन ऑफ whimsical poems पोएम्स बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई पोएम्स है? ऑप्शंस हैं W.B. Yeats, आर्नल्ड ऑर्डन, T.S. एलियट। क्या होगा इसका राइट आंसर? ओल्ड पोजियम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स इज अ कलेक्शन ऑफ whimsical poems बाय, ये whimsical poems किसके द्वारा रिटन है? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है T.S. एलियट। T.S. एलियट ने ही ये वाली पोएम्स whimsical पोएम्स लिखी हैं। नेक्स्ट, हु गेट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम T.S. एलियट्स द वेस्टलैंड एंड गिव्स द टाइटल टू वन ऑफ हिज नॉवेल्स फ्रॉम द फ्रेज टेकन फ्रॉम इट। ऑप्शंस आर एवेलियन वोग्स अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, एवेलियन गाइड्स अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, रूट्स अ हैंडफुल ऑफ डस्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो इनमें से क्या होगा इसका राइट आंसर? हु गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम T.S. एलियट द वेस्टलैंड, किसने T.S. एलियट के द वेस्टलैंड से इंस्पिरेशन ली, एंड गिव्स द टाइटल टू वन ऑफ हिज नॉवेल्स, और अपने एक नॉवल को उन्होंने ये टाइटल दिया फ्रॉम द फ्रेज टेकन फ्रॉम इट, किससे? वेस्टलैंड की एक फ्रेज से उन्होंने अपने वर्क का टाइटल लिया, अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। तो किसका वर्क था ये अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, ये आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एवेलियन वोग्स अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। एवेलियन वोग्स ही वो राइटर हैं जिन्होंने इंस्पिरेशन लेकर उनकी वेस्टलैंड की एक फ्रेज से ये टाइटल लिया। नेक्स्ट, द वंडरिंग जू is a poem in 4 cantos. Whose poem is this? किसकी poem है? The Wandering Zeus. He has also written the short lyric The Wandering Zeus soliloquy. He is. Who is the writer? Options are Keats, Eliot, Arnold, P.B. Shelley. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए और आंसर कीजिए।
व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Yes, the right answer is P.B. Shelley. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, हिस्ट्री हैज मैनी कनिंग passages, contrived corridors and issues deceived with whispering ambitions, guides us by vanities. These lines are written by T.S. Eliot. The poem is. ये पोएम किसकी है? ये पोएम कौन सी है? हिस्ट्री हैज मैनी कनिंग passages, contrived corridors and issues deceived with whispering ambitions, guides us by vanities. These lines किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये लाइन्स टी.एस. एलियट के. उनकी कौन सी पोएम है? नॉट बर्टन, हॉलो मैन, या फिर प्रील्यूड, या फिर जेरोनेशन. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए. यस, इसका जो राइट आंसर है वो है जेरोनेशन. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज टेस राइट्स अ लेटर ऑफ कन्फेशन. टेस डी अर्बरविल से है ये, और टेस एक लेटर लिखती है कन्फेशन का, बट इट गेट्स लॉस्ट अंडर द कारपेट ओनली टू बी फाउंड ऑन द वेडिंग डे. Tess is the protagonist who appears in the eponymous novel of. ये किसका नॉवल है एक जिसमें ये अपीयर होता है एक कैरेक्टर जो प्रोटेगोनिस्ट है? ठीक है, ऑप्शंस हैं डिकेंस, फॉकनर, हार्डी, नन ऑफ दीज. बेसिकली टेस ऑफ द अर्बरविल जो नॉवल है वो किसका है, किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसका जो राइट आंसर है वो है थॉमस हार्डी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच कैरेक्टर ऑफ डिकेंस इज कैरिकेचर्ड फॉर यूटिलिटेरियन थिंकिंग विद द टेलिंग डायरेक्टनेस? Options are Thomas Gradgrind in Great Expectation. Next, Thomas Gradgrind in Hard Times. Thomas Gradgrind in A Tale of Two Cities. What is the correct answer? क्वेश्चन को दोबारा रीड आउट करते हैं. क्वेश्चन कहता था विच कैरेक्टर ऑफ डिकेंस इज कैरिकेचर्ड फॉर यूटिलिटेरियन थिंकिंग विद द टेलिंग डायरेक्टनेस. तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन का कैरेक्टर है, ये तो आपको क्लियर हो गया क्योंकि सारे ऑप्शन ग्रेट एक्सपेक्टेशन के हैं. लेकिन कौन सा कैरेक्टर है डिकेंस का? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थॉमस ग्रैडग्रिंड इन हार्ड टाइम्स. सॉरी, ग्रेट एक्सपेक्टेशन का नहीं था कैरेक्टर, थॉमस ग्रैडग्रिंड था, लेकिन किस वर्क का कैरेक्टर था? तो ये हार्ड टाइम्स का था. नेक्स्ट चलते हैं. विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट डील्स विद द नाइबरली रिलेशंस? कौन सी पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की? ऑप्शंस हैं माउइंग, रोड नॉट टेकन, मेंडिंग वॉल, स्टॉपिंग माई वुड्स. ये भी आसान है, समझ ही गए होगे आप. पड़ोसियों की बात चर्चा किस में होती है? नाइबरली रिलेशंस के बारे में कौन सी पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की? Yes, the poem is Mending Wall. Option number C is the correct answer. Moving to the next, Sally's Ode to the West Wind consists of. Sally का जो Ode to the West Wind है वो consist करता है कितने? 10 लाइन टेरेजा राइमा स्टेंजा, 12 लाइन्स टेरेजा राइमा स्टेंजा, 14 लाइन टेरेजा राइमा स्टेंजास, या फिर none of these. बताइए क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, द राइट आंसर इज 14 लाइन टेरेजा राइमा स्टेंजा. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. कीट्स म्यूज इन द फॉल ऑफ हाइपीरियन इज. कीट्स का जो वर्क है म्यूज इन द फॉल ऑफ हाइपीरियन इज मोनेटा, थियो, या फिर कैलियोप. नन ऑफ दीज.
क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मॉनिटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, here are some London locals mentioned in the Wasteland, one of them is not mentioned, which one? देखिए यहाँ पे लंदन की जो लोकेलिटीज़ है या कुछ एरियाज़ हैं उनका नाम मेंशन किया गया है वेस्टलैंड में। अब इसमें से यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं इसमें से ये पूछा गया है कि कौन सा नाम वेस्टलैंड में नहीं है। जैसे सेंट मैग्नस मार्टियर, किंग आर्थर स्ट्रीट, सेंट मैरी वुलनॉथ या फिर लोअर थेम्स स्ट्रीट। तो कौन सी चीज़ इसमें से मेंशन नहीं है द वेस्टलैंड में? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सेंट मैग्नस मार्टियर, किंग आर्थर स्ट्रीट, सेंट मैरी वुलनॉथ या फिर लोअर थेम्स स्ट्रीट। देखिए ये जो वर्क है द वेस्टलैंड, इसमें लंदन की काफ़ी सारी लोकेलिटीज़ के बारे में तो चर्चा है ही, लेकिन इनमें से एक ऐसी लोकेलिटी गिवन है जो उसमें नहीं देखने को मिलती है और उसका नाम है किंग आर्थर स्ट्रीट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी इस चैनल पर अभी न्यू है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे निवेदन है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।